देखिएगा कि टुवर्ड्स फ्रीडम वाला जो पार्ट है, जहां हमने देखा कि यहाँ पे एक ट्रायंगल चलता है एंड थ्री वे रिलेशंस आपको याद रखने पड़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग जितने भी प्लान्स देखेंगे, राइट फ्रॉम ऑगस्ट ऑफर टू क्रिप्स मिशन टू क्विट इंडिया मूवमेंट से लेके जो भी इंडियन नेशनल आर्मी के जो भी ट्रायल्स हो रहे हैं, वो सब के अंदर एक चीज़ सबसे मेन इंपॉर्टेंट थी। वहाँ पे यही था कि आपको ये तीन फेजेस आपको याद रखने पड़ेंगे, थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ऑन द टॉप साइड इट इज़ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनके वाइस रॉयस एसेंशियली, एक साइड पे कांग्रेस और दूसरे साइड के ऊपर मुस्लिम लीग। ओके, तो इन तीनों की जो आपकी ट्राइंगल चलता रहता है, वही ट्राइंगल को आपको याद करना है, इनका क्या क्या रोल रहा था। ओके, अभी 1940s तक का समय अभी तक हमने देखा है एंड मार्च 1940 तक हम लोग आ चुके थे और पॉलिटिकल गहमा गहमी बहुत हो गई थी। एक साइड के ऊपर मुस्लिम लीग अपना पाकिस्तान रिजोल्यूशन डिक्लेयर कर दिया था, बोले लेके रहेंगे हम पाकिस्तान, लड़कर रहेंगे हम पाकिस्तान। ओके, तो ये पूरी की पूरी उनका एक स्लोगन हुआ करता था, तो वही स्लोगन के बेस के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास कर दिया। एक साइड के ऊपर हमने देखा कि सरकार ने बताया दैट वी आर नॉट रेडी टू गिव यू फुल इंडिपेंडेंस बट जस्ट टू गिव डोमिनेंस स्टेटस एंड दैट टू आफ्टर वॉर, एंड कांग्रेस वाज सेइंग and Congress was reasserting itself that we want complete independence right from 1929 onwards. Okay, so when the Poon Swaraj resolution was passed at Lahore, it was made clear to the British government that nothing short of the complete independence we would accept. Okay, so in this condition, the three forces tried to collide with each other, tried to act in tandem with each other and at times against each other. Okay, तो उसी का ही डेवलपमेंट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले मार्च 1940 के बाद जो सबसे बिगेस्ट पॉलिटिकल एडवांसमेंट होता है, जो अगस्त 1940 में आता है, इसे कहा जाता है अगस्त ऑफर। ओके, तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, अभी जो भी चीजें आएगी यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर बनता है और बनता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया 1940 से लेके 47 की जो भी टाइमलाइन है उसके बीच में क्वेश्चन आएगा। ओके, अगस्त 1940 के अंदर ये ऑफर आया, इसके लिए इसके अगस्त ऑफर कहते हैं। दिस अगस्त ऑफर वाज गिवन बाय वाइसरॉय लिथिंगलो एट दैट टाइम, जो यहाँ पे वाइसरॉय हुआ करते थे, और वो अपना एक प्रपोजल इंडियन लोगों के सामने रखते हैं। इसके अंदर पहली बात करते हैं डोमिनियन स्टेटस की। फिर से इन्होंने जब मार्च 1940 में जो चीज़ दोहराई थी, वही चीज़ उन्होंने अगस्त में भी दोहराई। बोले भाई साहब हम लोग आपको डोमिनेंस स्टेटस देने के लिए तैयार है, अब तो मान जाओ, यहाँ पे नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस की तरफ मत जाना। साथों साथ इन्होंने ये भी बताया दैट आई वुड लाइक टू एक्सपांड माय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो हुआ करती थी, दैट वाज द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया, क्योंकि इसके पास वो वीटो पावर था ना, वीटो पावर वीजा पावर की तरह। ओके, तो ये जो वीटो पावर जो था वाइसरॉय का, ये अपनी काउंसिल के थ्रू ही पूरा का पूरा काम करता था। आपकी जितनी भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होगी या आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, वहां पे प्रोविंसेस के अंदर आपकी गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी और वही सुप्रीम लॉ मेकिंग और एग्जीक्यूटिव बॉडी हुआ करती थी इंडिया के अंदर। ओके, उसको वो कोई भी अगर कोई भी परिषद ने कोई भी कुछ कानून बनाया है तो दे कैन इजीली वीटो दैट। ओके, अभी वाइसरॉय ये बताता है दैट आई वुड लाइक टू एक्सपांड माय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी सबसे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो इंडियंस की अपॉइंटमेंट हुई थी वो 1909 के अंदर शुरू होती है, व्हेन एसपी सिन्हा वाज अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर। ओके, तो वहां से धीरे धीरे आपको देखने को मिलता है कि टुवर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, टुवर्ड्स आपको देखने को मिलेगा कि हाउ द ब्रिटिशर्स आर ओपनिंग देयर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन पीपल इनटू दिस होल एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। ओके, तो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और बहुत ही बढ़िया, मतलब ये इसका है ना हिस्टोरिकल रोल रहा है। हम लोग वेबल में देखेंगे तो वेबल बताता है कि मैं मेरे और मेरे कमांडर इन चीफ के सिवा पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इंडियन पीपल का रिप्रेजेंटेशन करवा दूंगा। अब यहाँ पे आप लोग हमको हमारे साथ सहकार देना है, ट्राई टू कोऑपरेट विद अस। ओके, यहाँ पे साथों साथ ये भी बताता है आपका वाइसरॉय लिथिंगलो अगस्त ऑफर के अंदर दैट आई वुड लाइक टू सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द वॉर। बोले युद्ध खत्म हो जाए उसके बाद मैं यहाँ पे संवैधानिक सभा उसकी भी स्थापना करूंगा। अब देखिए यार कि धीरे धीरे अपना प्रपोजल आगे बढ़ा रहा है। बोले पहले डोमिनेंस स्टेटस देने की बात की, साथों साथ ये भी बताया कि मेरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सेप्ट कर दूंगा, साथों साथ ये भी तीसरी चीज के ऊपर बताता है दैट मैं यहाँ पे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी स्थापना करने के लिए तैयार हूँ, बट एक बार युद्ध खत्म हो जाने दीजिए, युद्ध खत्म होने के बाद ही हम लोग सब कुछ कर पाएंगे। ऑल्सो इसने ये भी बताया दैट Indians will decide the constitution according to their social, economical and political conceptions। बोले भारत के लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे अपने हिसाब से। अभी भारत के लोगों ने 1928 में भी डिसाइड किया था
जब नेहरू कमेटी ने अपना प्रपोजल दिया उसके अंदर भी यही डिसीजन था. It was the people of India who decided essentially, because people of India had a trust into this Indian National Congress. और उसी के अंदर ये पूरा का पूरा तिकड़म चलाया गया. ओके, तो यहाँ पे ये भी चीज़ बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ये सब बड़ी बड़ी बातें यहाँ इसके अंदर की गई थी. साथ ही साथ इसने ये भी बताया कि जो आपकी माइनॉरिटीज़ है, अगस्त ऑफर के अंदर ये भी प्रपोजल रखा गया था कि दैट द माइनॉरिटीज़ विदाउट देयर कंसेंट वी विल नॉट सेट अप एनी कॉन्स्टिट्यूशन. So the minorities were also taken care of into this constitutional mechanism and the future constitutional advancement in India, that the minorities who fear that the majority might try to overpower them, who fear that the majority might try to wrest the rights from them, वो चीज को इसने दरकिनार कर दिया था, that the minority should not fear. But as you will see that the August offer talked about the Constituent Assembly, talked about the Executive Council, expansion of Executive Council of Viceroy. It also talked about the dominant status. अब आप याद करिए कि अगस्त ऑफर की जब बात की गई है यहाँ पे, तो what will be the response from the Congress? कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी अगस्त ऑफर को या कांग्रेस ठुकरा देगी? Will the Congress accept the offer made by Viceroy Lithinglo in August 1940, or will the Congress reject? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, definitely consider the following statements. ऐसा करके पूछ देगी कि that the Congress accepted the August offer. Secondly, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन भी ये भी बन सकता है, that did August offer talked about the acceptance of Pakistan? क्योंकि कभी कभी हम लोग देखेंगे आगे के फ्यूचर के प्लान्स के अंदर कि कहाँ कहीं बात होती थी कि दैट सम ऑफ दिस एक्टिविटीज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट एक्सेप्टिंग पाकिस्तान एज अ पॉलिटिकल डिमांड. बोले चलो अब तो मानना ही है, अब समय बहुत नहीं बचा है. ओके, सो यू विल सी दैट अगस्त ऑफर किसकी बात करता है, व्हाट वाज द कांग्रेस रिस्पॉन्स टू दिस ऑफर. ओके, सबसे पहले देखा जाता है कि दैट द कांग्रेस रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर. कांग्रेस एक झटके में मना कर देती है दैट भाई साहब हमको नहीं चाहिए आपका ऑफर. बोले अगस्त महीने में, अगस्त मतलब बहुत ही पावन बोलते हैं ना, बहुत ही शुभ. बोले इट्स अगस्त ओकेशन, बोले अगस्त ऑफर. नाम भी देखिए अगस्त महीने के अंदर दिया गया था. अगस्त में आपकी प्रीलिम्स भी होती है, बहुत ही शुभ आपका मुहूर्त होता है वहाँ पे भी. ओके, 7 अगस्त याद रखिएगा. ओके, सो यू विल सी दैट नेहरू कम्स टू द पिक्चर एंड सेज दैट डोमिनेंट स्टेटस इज अ कंसेप्ट जस्ट लाइक डोर नेल विच इज ऑलरेडी डेड. बोले दरवाजे के ऊपर आपकी जो किली लगाई जाती है उसकी तरह बात कर रही है अगस्त ऑफर. Once you try to strike a nail into the door, you will see you won't be able to reuse it. बोले ये भी उसकी तरह ही है. ओके, बोले डोमिनेंट स्टेटस की बात कर रहे हो आप लोग. डोमिनेंट स्टेटस तो हम लोग कब से छोड़ दिए, आपको समझ में आता? मतलब एट टाइम्स मुझे लगता है कि द इंडियन लीडर्स वुड हैव गॉट फ्रस्ट्रेटेड बाय द एक्शंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. बोले सठिया ही गए हो का? बोले अगस्त ऑफर, बोले कहाँ डोमिनेंट स्टेटस की बात किए जा रहे हैं? बोले 28-29 में डिसाइड कर दिया, बोले पूर्ण स्वराज से एक चीज भी हम लोग कम नहीं लेंगे. और फिर से आप बोल रहे हो डोमिनेंट स्टेटस की बात करो. एज अ रिजल्ट कांग्रेस रिजेक्टेड. सेकेंडली यहाँ पे गांधी भी आते हैं और गांधी भी बताते हैं दैट दिस डिक्लेरेशन हैड वाइडन द गल्फ बिटवीन द नेशनलिस्ट एंड द ब्रिटिश लीडर्स. बोले क्या कर रहे हो? We had thought that इतना पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन बढ़ गया है सरकार और कांग्रेस और मुस्लिम लीग और आदि इत्यादि जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बीच में, and now the government is saying that we are ready to give you August of dominant status. गांधी यही बताते हैं, इट इज वाइड इन द गल्फ. बोले हमारे और आपके बीच में जो खाई हुआ करता था वो और बड़ा हो गया, मतलब कुआं था वो खाई बन गया है. इनडायरेक्टली ये बात करने की कोशिश की गई थी एंड यू विल सी. तो याद रखिएगा दैट द कांग्रेस रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर. क्यों? क्योंकि उसके अंदर डोमिनेंट स्टेटस की बात की थी. कांग्रेस बताया भाई डोमिनेंट स्टेटस हम तो भूल गए. डोमिनेंट स्टेटस क्या है? बोले हम लोग तो गजनी बन गए. ओके, पूरी तरह से हमको कुछ भी याद नहीं है. ओके, सो यू विल सी कि आगे प्रश्न आता था कि अब करे तो भी क्या करे. द गवर्नमेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग, द गवर्नमेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग अवर डिमांड्स एंड वी आर ट्राइंग टू मेक देम रियलाइज कि यार हमारी बात मानो. बट द गवर्नमेंट, तो नेहरू यही बताते हैं कि बापू अब करे तो भी क्या करे. व्हाट आर यू सपोज टू डू नेक्स्ट? द गवर्नमेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग. हम लोग जो मांग रहे हैं उससे आधा भी नहीं दे रही है सरकार, तो हम करें तो भी क्या करें? गांधी बताते हैं मैं हूं ना. बोले तुम क्यों चिंता करते हो, है ना, मैं हूं ना, यूं करके शाहरुख खान के स्टाइल में. एंड इन दिस बैकग्राउंड गांधी विल लॉन्च अ मास्टर स्ट्रोक एंड दैट मास्टर स्ट्रोक विल बी इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह. व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत आपके अगस्त ऑफर के बैकग्राउंड के अंदर चालू हो रही है. अब देखिएगा कि व्हाई गांधी थॉट ऑफ स्टार्टिंग दिस इंडिविजुअल सत्याग्रह. ऐसी क्या जरूरत हो गई थी कि इंडिविजुअल सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह की तरफ आपको जाना पड़ा?
अगर आप थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जानते होगे कि whenever post 1934 onwards, whenever the Indian National Congress thought of going for a mass movement, the government came down heavily on these people. बोले सरकार ने तुरंत डिसाइड किया था कि अगर हमारी कहा नहीं माना तो हम इनको दबा दिया जाएंगे, हम इनको कुचल देंगे, लिटरली यही चीज थी। और यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक मारा गया। दूसरे और भी कारण थे, हम लोग देखते हैं कि व्हाट वाज द फंडामेंटल रीजन बिहाइंड द लॉन्चिंग ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। देखिए कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना एक लीडर की, लीडर को पता है कि कौन से टाइम के ऊपर कौन सी चीजें हमको लोगों के सामने पेश करनी है। और सरकार को भी किस तरह से फ्रस्ट्रेट किया था। बोले अब तो देखो घर में बैठे सत्याग्रह कर रहे हैं, अब कितने लोग को घर से घर में जाके पकड़ के मारोगे, उनको सबको उठा दोगे, सर्विस करोगे उनकी। ग्रुप में होता था कि चलो सब एक 460 डब्बा लेके आया, सबको गाड़ी में बिठा दिया, बोले चलो भेजो इनको यहाँ पे ससुराल। और यहाँ पे तो मैं यहाँ घर पे बैठा कर रहा हूँ चुपचाप, बाहर चिल्ला दूंगा एक बार जाके गली के बाहर जाके, बोले व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर वापस भाग जाऊंगा घर के अंदर। And this is how it went. Okay, so you will see that the government had taken a very advanced position. Post 1940 onwards, government ने बहुत सारे ordinances issue किए थे, और through ordinance it tried to capture the power and suspended all the civil rights which were given to the people. ऊपर से आपके जितने भी मौलिक थोड़े बहुत आपके जो भी अधिकार थे लोगों को दिए हुए, वो सरकार ने ले लिए। साथों साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सरकार ऑर्डिनेंस के ऊपर ऑर्डिनेंस पास कर रही थी। एक एक्ट पास किया गया था ऑर्डिनेंस के थ्रू ही, जिसका नाम है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1940। जो भी ब्रिटिशर्स के विरुद्ध में इन फेवर अगेंस्ट वॉर वो प्रोटेस्ट करेगा तो ब्रिटिशर्स उनको पकड़ ले रहे थे। द कांग्रेस वाज नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल सॉल्यूशंस एंड दे वर आल्सो गेटिंग रेस्टलेस। बोले सरकार अभी हमारा मान नहीं रही है, ऊपर से ऐसे कानून पास कर रही है जिससे हम लोग को तकलीफ हो रही है। सो इन दिस कंडीशन गांधी यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं एंड ही स्टार्ट्स ऑफ लॉन्चिंग एन इंडिविजुअल सत्याग्रह। ओके, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है गांधी के द्वारा कि दिस विल बी अवर प्रोग्राम। अभी गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर भी एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं, जैसे हमने देखा ना नॉन कोऑपरेशन के अंदर, सिविल डिसोबीडियंस के अंदर, कि किस तरह से आपके आंदोलन चालू हुए और उसको आगे कंटिन्यू कराया जाता है। इन द सेम वे यू विल सी दैट द इंडिविजुअल सत्याग्रह व्हिच वाज स्टार्टेड बाय दिस टाइम हैड सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल प्रोग्राम। वो क्या था, उसका जो पैटर्न था हम लोग देख रहे थे। सबसे पहले यहाँ पे इंडिविजुअल सत्याग्रह एज यू कैन सी। ओके, तो सत्याग्रही जो भी इंसान होगा जो सत्याग्रह के ऊपर बैठेगा तो वो बोलेगा कि हम लोग हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, उसको लेके हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। ओके, दैट द डिमांड ऑफ सत्याग्रही वुड बी द फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट द वॉर through an anti-war declaration. I'll be declaring an anti-war thought and I'll be saying that the government cannot suppress my freedom of speech. सरकार हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं रोक सकती। And if I'll not arrested against this individual सत्याग्रह, I'll be marching towards Delhi. और वहाँ पे ही आपको देखने को मिलेगा कि चलो दिल्ली का जो स्लोगन है, बोले कुछ भी हो जाए हमको दिल्ली जाना है। ओके, तो चलो दिल्ली का जो स्लोगन है, सरकार की जो फाउंडेशन है, उसकी जो बेस है, उसको फाउंडेशन से हिलाने के लिए ये पूरी की पूरी कोशिश की गई थी इंडिविजुअल सत्याग्रह के द्वारा। ओके, सो इसका पैटर्न क्या था समझ में आ गया सबको। सबसे पहले क्या होता था दैट द सत्याग्रही वुड डिमांड अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, और वो अपनी एंटी वॉर डिक्लेरेशन करेगा, बोले सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है, सरकार फलाना है, सरकार ढिमका है। इन सेकेंड राउंड ही विल बी मार्चिंग, ही और शी विल बी मार्चिंग टुवर्ड्स दिल्ली। बोले सरकार अगर हमारी बात नहीं मान रही है तो हम लोग दिल्ली जाके आंदोलन करेंगे, और वहां पे सरकार का जो बेस है, जहां पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करती थी, उसके बेस को हिला देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको देखने बोले इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो एकला चौलो रे, बोले अकेला ही चलना है आपको, ये चीज भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। अब यहाँ से एक प्रश्न कभी कभी आता रहता है कि हु of the following people were the members of individual satyagraha or who participated into the individual satyagraha. Who was the first individual satyagrahi? सबसे पहले individual सत्याग्रही कौन थे जब 1940s के अंदर इसको लॉन्च किया गया था? आपको नाम याद रहना चाहिए। The first individual सत्याग्रही was विनोबा भावे। ओके, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके इन्होंने सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। सेकंड कौन थे? सेकंड का भी नाम, 2-3 नाम याद रखना पड़ेंगे आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, द सेकंड वाज जवाहरलाल नेहरू, ही आल्सो टॉक्ड अबाउट फ्री स्पीच। और ये तीसरा नाम है, बहुत सारी हिस्ट्री बुक्स के अंदर उसको नहीं मेंशन किया गया, बट आपको याद रहना चाहिए, इनका नाम है ब्रह्मदत्त। ओके, तो 1-2 बार उसका क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी का, हु वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही, हु वाज द सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही।
अभी उसको पूछना है, एक स्टेप आगे जाके पूछेगा कि हु वाज द थर्ड इंडिविजुअल सत्याग्रही। ओके, सो यू विल सी दैट विनोबा भावे, नेहरू एंड ब्रह्मदत्त, इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह की भारत के अंदर शुरुआत की थी। इसके बाद और भी लोग जुड़ते हैं एंड यू विल सी बाय May 1941 almost 25,000 people had been convicted for individual civil disobedience। बोले व्यक्तिगत सविनय कानून भंग की जो पूरी की पूरी हरकत की गई थी इंडिविजुअल सत्याग्रह के द्वारा, एंड दैट वाज वेरी मच सक्सेसफुल। The Britishers could not understand that how come so much of people are participating at remote locations. But यही खासियत थी आपके लीडर की, बोले converting specific issue into national issues, और वहां पे आपको देखने को मिलेगा he converted this thing. Okay, so he set up all these people, Nehru, Vinoba Bhave, Brahmadatta, they were all sent to jail for violating one act, that was the Defense of India Act. ये Defense of India Act 1940 में पास किया गया था, and it was essentially passed to suppress the agitation which was done by the people of India against this war। बोले युद्ध के विरोध में हम लोग, भारत के लोग, यहाँ पे जो भारत का युद्ध के अंदर आपने जो समावेश किया है इन द फेवर ऑफ अलाइज, उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो प्रोटेस्ट ज्यादा बढ़ गया तो सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया, और उसी के बेसिस के ऊपर इन सबको अरेस्ट कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो व्हाट वी हैव सीन अप टिल नाउ, उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर देते हैं। मार्च 1940 में कांग्रेस ने बताया that we would be launching the civil disobedience, and इसके बैकग्राउंड के अंदर हमने ये भी देखा that at लाहौर मार्च 1940, 23 मार्च 1940 लाहौर के अंदर एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है जिसका नाम है पाकिस्तान रिजोल्यूशन। ओके, 23 मार्च 1940, 23 मार्च 1931, द डेट इज इंपॉर्टेंट। एक दिन भगत सिंह और उनके जितने भी अलाइज थे उनको ब्रिटिशर्स ने हैंग कर दिया था 1931 में। 9 साल के बाद 1940 के अंदर पाकिस्तान की एक मीटिंग होती है और मुस्लिम लीग की मीटिंग होती है इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। वहां पे एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है जिसका नाम है पाकिस्तान रिजोल्यूशन। सेकेंडली अगस्त 1940 के अंदर हमने ये भी देखा दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द वाइसरॉय केम अप विद ऑगस्ट ऑफर। ऑगस्ट ऑफर के अंदर इसने क्या बात की थी कि भाई आई विल बी गिविंग यू अ डोमिनेंस स्टेटस। कांग्रेस रिजेक्टेड, बोले यार हमको तो चाहिए नहीं डोमिनेंस स्टेटस, बोले हमको तो अभी पूर्ण स्वराज के बिना एक स्टेप, कुछ भी एक छोटी भी चीज कम नहीं चाहिए। बोले 100 रुपया मतलब 100 रुपया पूरा, बोले 99.99 भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नथिंग शॉर्ट ऑफ पूर्ण स्वराज। ओके, तो ये मांग हो रही थी, इट वाज रिजेक्टेड बाय कांग्रेस। गांधी केम अप विद दिस आइडिया, बोले अब क्या करना है। जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि बापू अब करे तो भी क्या करे, द गवर्नमेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग। गांधी बोलता है रुको, आई एम देयर, व्हाई टू फियर। ओके, तो मैं हूं ना। तो ये पूरी की पूरी बात कर दी गई। सितंबर 1940 में हमने देखा कि यहाँ पे इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हो जाते हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह सितंबर 1940 से लेके आपको जानने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट मई 1941 तक चले गए, जहां पे 25 से 30 हजार लोगों को ब्रिटिशर्स ने इंडिविजुअल सत्याग्रह करने के कारण उनको अरेस्ट कर दिया गया था। तो बहुत ही लार्ज स्केल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए थे इंडिया के अंदर, और वही लार्ज स्केल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बैकग्राउंड के अंदर आपको ये जानने को मिलता है कि बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी एडवांस हो रही थी इसी दौरान। ओके, सो मई 1941 का तक का समय आपको याद रहना चाहिए। मार्च 1940 से लेके मई 1941 ऑलमोस्ट 1 साल और उसके ऊपर के 1-2 महीने हमने अभी तक देखे। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली मैं जाता रहूंगा, आप इसको फॉलो करने की कोशिश करिएगा। ओके, अब यहाँ से आगे चलते हैं। सितंबर 1940 हमने देख लिया, मई 1941 इंडिविजुअल सत्याग्रह हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब देखिए कि ये मई 1941 के बाद वाला टाइम है और टिल अगस्त 1942 बहुत ही क्रूशियल पीरियड था। ये क्रूशियल पीरियड इसके लिए कि अगस्त 1942 में क्या होता है, अगर आप थोड़ा बहुत इतिहास थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा अभी तक की किताबों के अंदर, तो आपको जानने को मिलेगा कि 8 अगस्त 1942 a resolution had passed at Bombay Gowalia time, and the resolution was passed in favor of a movement to be launched which was known as Quit India Movement. Okay, so you will see कि March 1941 to August 1942 it's a very crucial period with respect to Indian national movement, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल एडवांसमेंट और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन आता रहता है। दिसंबर 1941 के अंदर एक और थोड़ी बहुत गहमा गहमी होती है, 6 महीने निकल जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि कहाँ डेवलपमेंट हुआ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक रिजोल्यूशन पास करती है। अब देखिएगा कि कांग्रेस भी थोड़ा बहुत अपना पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजी है उसको कंटिन्यू कराने की कोशिश करेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यहाँ पे एक रिजोल्यूशन पास करेगी। रिजोल्यूशन के अंदर ये चीज बताता है that if the Britishers will give us full independence after a war and immediately they will transfer the power, then we will think of cooperating. If the Britishers will promise us
फुल इंडिपेंडेंस आफ्टर वॉर, बोले कंप्लीट पूर्ण आज़ादी युद्ध खत्म होने के बाद हमको देगा और इमीडिएटली यहाँ पे हमको पावर ट्रांसफर कर देगा ना, तो हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कोऑपरेट करेंगे। दिसंबर 1941 में ये चीज़ हुआ। मार्च 1942 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सरकार अपने तरफ से थोड़ा बहुत पॉजिटिव चीज़ें लेके आने के कारण बैकग्राउंड के अंदर एक चीज़ अनाउंस करती है और वो बताता है दैट वी विल बी सेंडिंग अ मिशन अंडर द लीडरशिप ऑफ स्टैफोर्ड क्रिप्स। और यहाँ पे ही मार्च 1942 के अंदर एक मिशन भारत में आता है जिसे कहा जाता है क्रिप्स मिशन।